हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किस तरह से कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं जिसके थ्रू की बायोडाइवर्सिटी वेरी करता है पूरे अर्थ में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के लॉस को समझने से पहले यहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉडी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब ये एक ऐसा बॉडी है जो कि इंटरनेशनली जो नेचर का कंजर्वेशन है, जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है, उस पर ये फोकस करते हैं। यहाँ पे IUCN ने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लिस्ट दिया था जिसके थ्रू कि हमें ये पता चल रहा था कि कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्शन जोन में है, ओके, कौन से स्पीसीज ऐसा ग्रुप में आते हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं। कुछ स्पीसीज को इन्होंने नियर टू एक्सटिंक्शन में भी रखा था। उसके बाद कुछ स्पीसीज ऐसे भी थे जिनको कि इन्होंने लीस्ट थ्रेट रीजन में भी रखा था। तो ये कुछ रीज़न हैं जो कि IUCN ने फॉर्म किए हैं और हर एक स्पीसीज़ का जो नंबर होता है अपने अर्थ के अंदर, उसके ऊपर ये स्पीसीज़ आइदर ये एक्सटिंक्शन में जा सकते हैं, एक्सटिंक्शन जोन में जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसके बाद ये एंडेंजर्ड जोन में जा सकते हैं, उसके बाद लीस्ट थ्रेटेंड जोन में जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीसीज नंबर। IUCN ने 2004 में एक रेड लिस्ट निकाला था। और आप बोल सकते हैं ये एक ऐसा लिस्ट था जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का था, कुछ एक्सटिंक्शन स्पीसीज़ का था। 2004 में जो लिस्ट था, रेड लिस्ट, ये टोटल एक्सटिंक्शन के बारे में बता रहा था कि लास्ट 500 ईयर्स में कितने स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हुए हैं। इसी रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा है वो टोटल 784 स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन के बारे में बताता है। और यहाँ पे जो 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 500 ईयर के अंदर हुए हैं, जो कि एक बहुत मेजर एक्सटिंक्शन माना जाता है। क्योंकि जनरली जब इवोल्यूशन होता है अर्थ का या फिर किसी भी हैबिटेट का, तो स्पीशीएशन होता है, न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता रहता है, लेकिन इतना रैपिडली स्पीसीज का एक्सटिंक्शन पहले नहीं देखा गया। डेफिनेटली हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ एक पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे कि मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला, लेकिन जिस रेट में अभी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है ये रेट बहुत रैपिड है। इतना रैपिड एक्सटिंक्शन कभी भी पहले नहीं देखा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो 784 स्पीसीज थे इनमें कौन कौन से स्पीसीज आते हैं। यहाँ पे जो स्पीसीज थे कुछ वर्टिब्रेट्स थे, कुछ प्लांट्स थे एंड कुछ इनवर्टिब्रेट के कैटेगरी भी आते थे। जैसे कि 338 स्पीसीज जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हैं, 2004 में जो लिस्ट निकाला गया था तब तक 338 वर्टिब्रेट स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है पिछले 500 साल में। 359 इनवर्टिब्रेट का एक्सटिंक्शन हुआ है एंड 87 स्पीसीज ऑफ प्लांट का एक्सटिंक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, हमारे प्लैनेट में प्रेजेंट है, उसमें से विद इन 500 ईयर इतने सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं। कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में भी आपके NCERT में गिवन है, उनके नाम गिवन है और उनको आपको अच्छे से याद भी रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे एक बर्ड दिया गया है जिसका नाम है डोडो। डोडो बर्ड ये एक्सटिंक्ट है, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं अफ्रीका में ये हॉर्स पाया जाता था जिसका नाम है क्वागा। सॉरी, ये हॉर्स नहीं, ये ज़ेब्रा है, प्लेन ज़ेब्रा का कैटेगरी, इसका नाम है क्वागा और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद थर्ड आपके फिगर में दिया हुआ है, देखिए थाइलासीन। थाइलासीन एक लार्जेस्ट कार्निवर मार्सुपियल कहा जाता था इसको, ये ऑस्ट्रेलिया में एक्सटिंक्ट हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ममल का पिक्चर दिया गया है जो है स्टेलर सी काउ। स्टेलर सी काउ भी ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है। ये सारे स्पीसीज कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि एक्सटिंक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ टाइगर के भी सब स्पीसीज थे जिनका एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल बाली टाइगर, ये एक सब स्पीसीज है टाइगर का। उसी तरह से जैवन टाइगर जो कि जावा में मोस्टली पाया जाता था। उसके साथ साथ कैस्पियन टाइगर, ये तीनों टाइगर के सब स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी जो हम लोग बात कर रहे थे 500 ईयर्स के अंदर इतने सारे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है, ये उसके बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं।
उसके साथ साथ अगर रिसेंटली हम लोग बात करें तो लास्ट 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन देखा गया है। उसका भी रीज़न आप खुद गैस कर सकते हो। लास्ट 20 ईयर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में एलियन स्पीसीज़ को लाया जाता है, और अगर बाहर से कोई एलियन स्पीसीज एक न्यू हैबिटेट में एंटर करता है तो उसका कोई वहाँ पे प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कि वो इन्वेजिव बन जाता है, और इन्वेजिव बनने के कारण क्या हो सकता है, जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनके लिए एक थ्रेट हो जाता है। ये जो एक्सटिंक्शन है, अगर हम टोटल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बात करें, जैसे कि हम जानते हैं किंगडम, स्पीसीज, फाइलम, ये सारे कैटेगरी में एक्सटिंक्शन रैंडम नहीं होता। कुछ जगह पे जैसे कि कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, जिनका कि एक्सटिंक्शन का रेट काफ़ी रैपिड होता है। उसका रीज़न अभी जो हमने डिस्कस किया था, हो सकता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो हैबिटेट है उसमें लॉस हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो भी एक तरह का हैबिटेट लॉस है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज जिसका एक्सटिंक्शन हो रहा हो, उसके जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा हो उसके हैबिटेट का, मतलब छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जा रहा हो, तो फ्रेगमेंटेशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्पीसीज एक्सटिंक्शन में। इसी तरह से कुछ रीजंस होते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरी के रैपिडली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे कोई स्पीसीज। अभी तक जो भी हमारे पास रेड लिस्ट है, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से 15,500 स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। अभी रिसेंटली इतने का थ्रेट है, मतलब ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में इनका एक्सटिंक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। नियर फ्यूचर मतलब विद इन 10 to 20 ईयर्स, इसको नियर फ्यूचर बोला जाता है। और नियर फ्यूचर में 15,500 स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन पॉसिबल है, जिसमें कि अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 12% आपके बर्ड्स आ जाते हैं जिनका एक्सटिंक्शन पॉसिबल है नियर फ्यूचर में, अगर इसी तरह से हम इनका हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन लॉस या फिर इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहें। उसी तरह से 23% स्पीसीज जो होते हैं मामल्स हैं, इसके अंदर 32% ये एम्फीबिया का स्पीसीज। आप देख सकते हैं एम्फीबियन को ज़्यादा थ्रेट है एक्सटिंक्शन का। उसका रीज़न आप खुद गेस कर सकते हैं। एम्फीबियंस जनरली लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर एक्वाटिक एनवायरनमेंट किसी भी तरह से पोल्यूटेड होता है तो डेफिनेटली ये जो एम्फीबियंस हैं, इनको हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट है वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एंड इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि इनका एक्सटिंक्शन भी रेट भी ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह से 31% जिम्नोस्पर्म, इनका भी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन देखा गया है। ये कुछ डेटा था जो कि आपके IUCN ने 2004 और उसके बाद जनरेट किया है। इसको देखते हुए हम लोग अभी स्पीसीज़ का कंजर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो रेट चल रहा है करंटली इतना ज़्यादा, या फिर एक्सटिंक्शन जो अभी हो रहा है, जैसे कि हमने बात किया पिछले 500 साल में बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन देखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे एक्सटिंक्शन हुए हैं अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। जैसे कि आपने सुना होगा डायनासोर का एक बार बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ देखने को मिलता था अर्थ में, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गए, एक साथ इनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इसी तरह से अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। मतलब ऐसा टाइम आया है जबकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो गया। मतलब पहले क्या हुआ करता था, जो फिशेस हुआ करते थे ये अर्थ में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते थे। एक टाइम ऐसा था जबकि आपको अर्थ में अभी जैसे ह्यूमन का स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह से एक टाइम था इवोल्यूशन में जबकि फिशेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ एरा में इनका क्या हो गया है, एक्सटिंक्शन हुआ है। ये एक क्या था, मास एक्सटिंक्शन था। उसी तरह से एम्फीबियन का भी एक टाइम पे इनका गोल्डन टाइम चल रहा था, गोल्डन पीरियड ऑफ एम्फीबिया था। तो गोल्डन पीरियड में एम्फीबिया का नंबर सबसे ज़्यादा था। एक टाइम बाद इनका भी मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसी तरह से अगर इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो टोटल आपको 5 मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलेंगे। और अभी जो एक्सटिंक्शन का रेट चल रहा है ये भी मास एक्सटिंक्शन है, और यहाँ इसको क्या बोला जाता है, 6th मास एक्सटिंक्शन बोला जाता है, क्योंकि अभी तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं और यहाँ पे जो नंबर चल रहा है ये 6th मास एक्सटिंक्शन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि
5 मास एक्सटिंक्शंस जो पहले हुआ करते थे और अभी जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले का जो एक्सटिंक्शन था इसका रेट इतना रैपिड नहीं था जितना रैपिड की अभी रिसेंटली एक्सटिंक्शन का रेट है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा रैपिड है, और अगर इसी तरह से चलता गया तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि विद इन 100 ईयर्स हमारे पास जितने भी स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पास जितने भी स्पीसीज़ प्रेजेंट है, जैसे हम बात करते हैं टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ प्रेजेंट है, इसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, अगर इसी रेट में एक्सटिंक्शन कंटिन्यूसली 100 ईयर तक चलता रहा तो। यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन का रेट है, हमने बोला ये फास्ट है, लेकिन कितना फास्ट है? ये नियरली 100 to 1000 टाइम्स फास्ट है। तो आप समझ सकते हैं कितना रैपिड एक्सटिंक्शन अभी हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। जो भी एक्सटिंक्शन हो रहा है या फिर जो लॉस हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी का, उसका रीज़न क्या है? अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कशन कर रहे थे, इसके मेजर 4 रीज़न होते हैं, और मेजर 4 रीज़न इसको क्या बोला जाता है? द इविल क्वाड्रेट बोला जाता है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि द एविल क्वाड्रेट में क्या क्या आते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं एविल क्वाड्रेट के अंदर। एविल क्वाड्रेट का मतलब 4, ये 4 मेजर रीज़न हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर किसी भी वजह से एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का हैबिटेट जहाँ पे कि वो रहता है, वो अगर लॉस हो गया तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया उसके हैबिटेट का, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तब भी बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज़ होते हैं, और ऐसे स्पीसीज़ जिनको कि लार्ज टेरिटरी चाहिए होता है, उनका भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी वजह से हम अपने नीड के लिए बहुत सारे एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अगर वो एक्सप्लॉयटेशन ओवर एक्सप्लॉयट करने लगे हम, तो क्या हो सकता है? उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। कोई भी एलियन स्पीसीज़ को नेटिव लैंड में, अगर एक पर्टिकुलर लैंड है वहाँ पे आप बाहर से कोई स्पीसीज़ लेकर आते हैं जिसके कि प्रेडेटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो इन्वेड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, और उसके जो इंडिजिनस स्पीसीज़ होते हैं उनके लिए एक थ्रेट कॉज कर सकते हैं। उसी तरह से फोर्थ पॉइंट आता है को एक्सटिंक्शन। अगर एक स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो गया तो उसके साथ साथ दूसरे स्पीसीज़ का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? को एक्सटिंक्शन, साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाना। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। जैसे कि अभी हमने देखा, किसी भी स्पीसीज़ का अगर हैबिटेट लॉस होता है या हैबिटेट फ्रेगमेंट होने लग जाता है तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का भी लॉस हो जाता है, उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वंस अपॉन ए टाइम ये 14% ऑफ अर्थ्स लैंड को कवर कर रहा था। पूरे अगर अर्थ में बात करें तो उसका 14% अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कवर कर रहा था, लेकिन सोयाबीन एंड बहुत सारे मतलब ग्रासलैंड में इनको कन्वर्ट कर दिया गया। सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए इस पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट को, इसके जो ट्रीज़ होते हैं इनको कट कर दिया गया। उसके साथ साथ इसको और भी रीजंस हैं, फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन के लिए एंड ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए, ग्रासलैंड में भी इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहे थे ये कम हो गए, रिड्यूस हो गए, और अभी कितने परसेंट हैं? 6% अभी रिमेनिंग है। मतलब अर्थ का अभी सिर्फ और सिर्फ ये 6% ही कैरी कर रहा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आप जानते हैं ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पीसीज बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हैबिटेट के लॉस होने की वजह से बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जब ये 14% एरिया कवर कर रहा था तो डेफिनेटली वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्री थे, ये बहुत बड़ा लार्ज फॉरेस्ट एरिया है, तो इसको क्या बोला जाता था? लंग ऑफ फॉरेस्ट। अभी भी इसको लंग ऑफ अर्थ बोला जाता है। लंग ऑफ अर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही होता है। अभी ये इसका नंबर, अभी इसका जो साइज़ है ये रिड्यूस हो चुका है। 6% ऑफ अर्थ्स एरिया ये कवर कर रहा है अभी, और जिसके वजह से इसके अंदर जो स्पीसीज़ प्रेजेंट थे उनका भी एक्सटिंक्शन हो रहा है।
इसके रीज़न के बारे में पूछा जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को किस लिए इसका रिड्यूस हो रहा है, साइज़ क्यों रिड्यूस हो रहा है, इसको कौन कौन से रीज़न है। तो 2 रीज़न आप दे सकते हैं। सबसे पहला, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए इस पर्टिकुलर एरिया को कट किया जाता है, इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाता है। और दूसरा है कन्वर्जन टू ग्रासलैंड, जो भी ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं उनके लिए ग्रासलैंड बनाने के लिए यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं इनको कट कर दिया जाता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो अभी हम बात कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये हैबिटेट है, मान लेते हैं इस हैबिटेट में बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं, बहुत सारे बर्ड प्रेजेंट हैं, जो कि इनका लार्ज टेरिटरी है, मतलब इनको रहने के लिए अपना जो टेरिटरी होता है ये काफ़ी लार्ज होता है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया का फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पे न्यू बिल्डिंग कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज ला रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया डैमेज होगा। इस पर्टिकुलर एरिया में अब ये जो बर्ड होंगे या फिर जो भी स्पीसीज होंगे वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कि इनका जो टेरिटरी है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसके वजह से इनका एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ और क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेटरी हैबिटेट शो करते हैं। अगर ये माइग्रेटरी हैबिटेट शो कर रहे हैं और अभी आपने इस पर्टिकुलर एरिया का फ्रेगमेंटेशन कर दिया है, जिसके वजह से कि अब क्या हो जाएगा, ये माइग्रेट सही से नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से कि इनका जो पॉपुलेशन है उनमें डिक्लाइन आने लगेगा। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस हो गया, तो डेफिनेटली जो बर्ड्स का नंबर है ये डिक्रीज होगा और धीरे धीरे इन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। उसी तरह से दूसरा एविल क्वाड्रेट का रीज़न, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमंस हम जब भी किसी भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, हम दूसरे एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि प्लगिंग के लिए बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ होता है, बुल का हम लोग यूज़ करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। तो इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका कि एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है ह्यूमन के नीड के लिए। लेकिन अगर वो एक्सप्लॉयटेशन एक लिमिटेशन में किया जाए तो फिर सही है, वो स्पीसीज भी खुद फ्लोरिश करेगा, सर्वाइव कर जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करने लगे, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये एक मेजर रीज़न है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, जिसमें कि आपकी एग्जांपल में एनसीईआरटी में गिवन है, पैसेंजर पीजन एंड स्टेलर सी काऊ। स्टेलर सी काऊ के बारे में आपने फिगर में भी देखा था। उसी तरह से पैसेंजर पीजन का भी क्या हुआ है, एक्सटिंक्शन हो चुका है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्वेश्चन आते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये आपको टेबुलर फॉर्म में भी दिया हुआ मिल सकता है आपके एग्जाम्स में, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, या फिर आपके नीट में भी हो सकता है। आपको फिगर, आपको एक टेबल दे दिया जाए और फिर इस टेबल में 2 कॉलम बना दिया जाए, इधर आपके रीज़न जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, तो आपको मैच द कॉलम करके इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। अभी तो हमने देखा स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर पीजन दोनों का एक्सटिंक्शन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है। उसी तरह से अभी जितने भी मरीन फिश प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, मरीन फिश के बहुत सारे स्पीसीज, इनका बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग किया जाता है, इनको फूड सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये जो ओवर हार्वेस्टिंग चल रहा है ये भी एक तरह का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही है। सो कुछ स्पीसीज मरीन फिशेस के अभी थ्रेट में है कि ये स्पीसीज आगे चल के क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए कौन होता है, जो कि पहले इस पर्टिकुलर हैबिटेट में देखने को नहीं मिलेगा, कोई बाहर से ये स्पीसीज को लाया गया है और इस हैबिटेट में रखा गया है। तो इसके वजह से क्या होगा, कोई नेचुरल प्रीडेटर इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्पीसीज के लिए नहीं मिलेगा। सो क्योंकि कोई प्रीडेटर यहाँ पे नहीं है स्पीसीज के लिए, तो बहुत ज़्यादा रैपिडली इनका ग्रोथ होगा। रैपिड ग्रोथ होगा तो ये उतना ज़्यादा फूड सोर्स भी कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडिजिनस प्लांट्स थे या फिर इंडिजिनस एनिमल थे, उनको क्या होगा, उनका जो फूड सोर्स है उनमें कमी आ जाएगी, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है इस नेटिव एरिया में। सो इंट्रोडक्शन टू ए एलियन स्पीसीज लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल में आपके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेक विक्टोरिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है। वहाँ पे
एक स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है नील पर्च। नील पर्च को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये यहाँ के जो नेटिव चेचल फिश होते हैं इनका एक्सटिंक्शन हो गया था। नील पर्च मोस्टली ये फीड करते हैं ये फिश के ऊपर और इसकी वजह से इनका एक्सटिंक्शन हो गया। नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो कि हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट रिप्रोडक्शन और उसके इन्वेजिव स्पीसीज़ के बारे में, तब हमने देखा था पैर्थेनियम या कैरट ग्रास। कैरट ग्रास जो होता है ये भी एक नेटिव स्पीसीज नहीं है, ये एक एलियन स्पीसीज है जिसका इंट्रोडक्शन करने के बाद बहुत सारे इंडिजिनस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया था। उसी तरह से लैंटेना, वाटर हाइसिंथ, ये भी क्या है, एलियन स्पीसीज हैं। इनके वजह से इंडिया में बहुत सारे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है। उसी तरह से अभी एक अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है क्लैरियस गैप्रीपाइनस। ओके, सो ये क्लैरियस गैप्रीपाइनस का जो इंट्रोडक्शन किया जाता है, ये अफ्रीकन कैटफिश है, इसके इंट्रोडक्शन क्यों किया जाता है? एक्वाकल्चर के लिए। एक्वाकल्चर के लिए इनका इंट्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन ये जो स्पीसीज़ है बहुत सारे इंडिजिनस स्पीसीज़ के लिए ये एक थ्रेट है। ये बहुत इंडिजिनस स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट करा सकता है क्योंकि ये इंडिजिनस कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनके ऊपर की ये फीड करता है। उसके साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब अगर एक बार एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया तो दूसरे स्पीसीज का भी उसके साथ साथ एक्सटिंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फिश है जिसके ऊपर की एक एक्टोपैरासाइट है, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट के बारे में। कुछ फिश के ऊपर कुछ स्पीसीज एक्टोपैरासाइट की तरह भी काम करते हैं और इनका जो रिलेशन होता है ये कैसा होता है? ऑब्लिगेटरी रिलेशन होता है। मतलब ये जो एक्टोपैरासाइट है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फिश के ऊपर रिसाइड कर सकते हैं, ये किसी दूसरे स्पीसीज के ऊपर रिसाइड नहीं कर सकते, पैरासाइटाइज नहीं कर सकते। सो ये कैसा कंडीशन होगा? ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप हो गया। सो अगर एक फिश का एक्सटिंक्शन होता है तो उसके साथ साथ इसके ऊपर जो पैरासाइट प्रेजेंट था इसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैरासाइट हैं किसी दूसरे फिश के ऊपर पैरासाइटाइज नहीं कर पाएंगे। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से प्लांट एंड इट्स पॉलिनेटर्स। हम जानते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कि पॉलिनेशन एक पर्टिकुलर स्पीसीज के थ्रू ही होता है। सो अगर किसी भी वजह से एक पर्टिकुलर पॉलिनेटर का एक्सटिंक्शन हो गया तो ज़रूरी मतलब ये पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का भी एक्सटिंक्शन हो जाए। सो ये दो एग्जाम्पल थे को एक्सटिंक्शन का जो कि आप दे सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल्स के बारे में। सो ये था हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड हमने अभी एलियन स्पीसीज इन्वेजन के बारे में देखा, को एक्सटिंक्शन के बारे में देखा और हमने ये समझा कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये लॉस हो रहा है। सो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एविल क्वाड्रेट, ये सारे पॉइंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम अगेन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।